हो जाती है। अच्छा, ऑफ हो जाती है। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, वाई हैव यू डन ऑल दिस? तो वाई का लफ्ज़ हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? इंट्रोक्टिव एडजेक्टिव, इंट्रोक्टिव एडवर्ब या इंट्रोक्टिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? जी मोहतरम, हम इसे किस कैटेगरी में लेकर आएंगे? जी, वाई हैव यू डन ऑल दिस, रिस्पेक्टेड कोलीग्स, इसको हम लेकर आएंगे इंट्रोक्टिव एडवर्ब की कैटेगरी में। देखिए, व्हेन, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मच, ये 6 वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ ऑफन और हाउ मच, ये 6 वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडवर्ब्स कहलाएंगे। अगर ये शुरू में आकर क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोक्टिव एडवर्ब्स। अगर ये सेंटेंस के मिड में आकर चीज़ों को रिलेट करेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब कह देंगे। क्लियर? अच्छा जी, अगर हमारे पास हु, हुज, whom, which और what, who, whose, whom, which, what और that, ये 6 लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाते हैं। दैट के अलावा बाकी 5 अगर शुरू में आकर क्वेश्चन करेंगे तो इंट्रोक्टिव प्रोनाउन, अगर सेंटेंस के मिड में आकर रिलेट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इस तरह से बच्चों को हम क्लैरिटी के साथ अलग-अलग चीज़ें बयान करते जाएंगे ताकि उन्हें क्लियर होता जाए। इंट्रोक्टिव एडजेक्टिव, जैसे विच क्वेश्चन डिड यू आस्क, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है तो विच बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? इंट्रोक्टिव एडजेक्टिव कह देंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से वाई का लफ्ज़ यहाँ पर हमारे पास होगा इंट्रोक्टिव एडवर्ब बनता है। होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और मैंने समझा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेट्स से दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये 5 लफ्ज़ होते हैं जिन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कह देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये 5 लफ्ज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ये अकेले आएंगे, इंडिपेंडेंटली आएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस प्रोनाउन होगा। दिस बुक इज़ माइन, बुक से पहले आ रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। तो ये होता है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह से रिस्पेक्टिव क्लिक्स जब हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे तो एक एमसीक्यू के साथ हम बाकी चारों ऑप्शन जब बताएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाती है और इससे टीचिंग का वकार और बढ़ता है कि जी टीचर्स माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं और इस तरह से है। तो आपकी इज़्ज़त एक हमारी इज़्ज़त है जी। रिस्पेक्टिव क्लिक्स, नेक्स्ट वन अगर हम बढ़ते हैं नंबर 6 पे, प्लेइंग अंडर सच टफ कंडीशन वॉज नॉट ईजी। ये कौन सा वर्ब है जी हमारे पास? प्लेइंग अंडर सच टफ कंडीशंस वॉज नॉट ईजी। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? क्या ये इनट्रांजिटिव वर्ब है? क्या ये वर्बल नाउन है? क्या ये वर्बल एडजेक्टिव है? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, बिल्कुल ठीक है। अगर हम व्हाट से क्वेश्चन रेज करते हैं, व्हाट इज़ नॉट ईजी, तो हम कहेंगे प्लेइंग इज़ नॉट ईजी, प्लेइंग इज़ नॉट ईजी। तो ये हमारे पास वर्बल नाउन बनता है। तो व्हाट से हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो जो नाउन होता है वो हमेशा व्हाट का आंसर करता है। वो वर्ब से बनाया हुआ हो या वैसे भी नाउन हो तो हमें व्हाट से ही आंसर करा है। लेट्स से द एयर कंडीशन इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ वर्किंग? द एयर कंडीशन इज़ वर्किंग। तो इस तरह से व्हाट का आंसर करेगा। बट ट्रांसटिव रिस्पेक्टिव क्लिक्स, जिसके बाद हमें व्हाट का आंसर मिले या जिसके बाद कोई नाउन आए तो उसे हम ट्रांसटिव वर्ब कह देते हैं। जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, वर्ब के बाद एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद हम उसे हम इनट्रांसिटिव कह देते हैं। वर्बल एडजेक्टिव यानी कि जो वर्ब से बनाए हुए एडजेक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक पार्टिसिपल, जैसे ब्रोकन हाउस कह सकते हैं, ब्रोकन इमेज कह सकते हैं, फर्निश्ड हाउस कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जी। नंबर 7, आई कुड नॉट मेक आउट हाउ टू टैकल दैट मैटर। जी, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है?
I could not make out. Make out mean understand. How to tackle that matter. जी, रिस्पेक्टिव क्लिक्स, ये हमारे पास क्या बनना चाहिए? सिंपल सेंटेंस के अंदर हम इसे कंसिडर करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिलाया जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। तो इस तरह से हम बच्चों को ये क्लैरिफाई कर लेंगे। सर जी 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 बोलिए। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने बोला कि वो वर्बल एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे ही है? जी, हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एडजेक्टिव नहीं, मतलब उसकी प्लेसमेंट वेरी करती है। लेट्स से अगर हम कह देते हैं शी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, शी हैज़ ब्रोकन, अब ये मेन वर्ब है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर हम कह देते हैं ब्रोकन ग्लास, ग्लास नाउन है तो ब्रोकन हमारे पास क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बनेगा। और कौन सा एडजेक्टिव बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा। जी सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है शी होप्स दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे। जी, इसमें अगर हम अंडरलाइन कर लेते हैं दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, द सेंटेंस इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ। इसमें क्या है जी? नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है? देखिए, शी होप्स व्हाट? दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, ठीक है। तो व्हाट का आंसर करने वाली क्या होती है? नाउन होती है। अब नाउन क्लॉज आएगी जी, एग्जैक्टली जी जी। तो बच्चों को जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे बेटा क्लॉज वो होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों। लेट्स से शी विल ट्रैवल, ये क्लॉज है। अगर अकेला सब्जेक्ट आ जाएगा वो भी फ्रेज़ है, अकेला वर्ब आ जाएगा तो वो भी फ्रेज़ है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगी? क्लॉज बन जाएगी। शी होप्स व्हाट? दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों को बता। जी जी बोलिए। हम ये है तो नाउन क्लॉज, और बच्चा ट्रैवल को एज इन करे तो वो उसको कहते हैं वर्बल क्लॉज। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो गई, क्या आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि है तो ये नाउन क्लॉज, ट्रैवल यहाँ पे जो है वो नाउन है और विल लगा हुआ है तो प्रेजेंट फॉर्म यूज हो रही है। तो बच्चा अगर इसको कह दे कि सर ट्रैवल तो वर्ब भी है तो फिर इस तरह तो ये वर्बल क्लॉज हो गई। नहीं, क्लॉज हम चूज़ करेंगे दैट से, क्योंकि नाउन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है और सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ उसे हमें टैकल करना पड़ेगा। शी होप्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में कोई भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। शी होप्स व्हाट? दैट शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड समडे। अब इसमें दैट से लेकर समडे तक हम इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि दैट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से इस क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज या सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज में कंसिडर करेंगे। तो इसके साथ अगर हम पढ़ेंगे तो शी सब्जेक्ट हो जाएगा, विल ट्रैवल इसका वर्ब बन जाएगा, इसका वर्बल पोर्शन बन जाएगा। तो इसको हम पूरी क्लॉज ही कंसिडर करेंगे। ओके, ऑलराइट जी, हमारे पास नेक्स्ट वन है वी स्टे इन अ हाउस नियर टू द कैनल। नियर टू द कैनाल भी पढ़ते हैं, कैनल भी ठीक होता है, तो दोनों ही ठीक होते हैं। अच्छा जी, वी स्टेड इन अ हाउस नियर टू द कैनल। अब ये हाउस की डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या कहते हैं? जी, नाउन फ्रेज बनेगी, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज आपके शायद हैंड फ्री में प्रॉब्लम है या इस तरह से। हाँ, अब शोर ख़त्म हो गया जी। अब मोहतरम बोलिए, क्या आंसर आना चाहिए? नहीं मोहतरम, इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। देखिए, नियर टू द कैनल, नियर टू द कैनल क्या है बेसिकली?
हाउस है, हाउस तो हमारे पास नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाली जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी उसे हम एडजेक्टिव ही कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। वी स्टेड इन अ हाउस नियर टू द कैनल, नियर टू द कैनल बेसिकली यहाँ पर हाउस के लिए यूज़ की जा रही है, तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। होप्स हो कि ये आंसर क्लियर हो गया होगा। जी आगे चलें। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। लॉज वर क्विकली पास्ड सो दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी चेक्ड। अब ये अंडरलाइन पोर्शन है, सो दैट द चाइल्ड अब्यूज कुड बी चेक्ड। अब ये पोर्शन हमारे पास क्या बनेगा, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जी मोहतरम आप आंसर करेंगे। अच्छा देखिए, अगर हम पूछते हैं कि लॉज वर क्विकली पास्ड और मैं क्वेश्चन रेज करता हूं कि वाई वर द लॉज क्विकली पास्ड, तो वाई का आंसर करने वाले कौन से वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न होते हैं, राइट। तो इसे हम कौन से क्लॉज में शामिल करेंगे, एडवर्ब क्लॉज में शामिल कर लेंगे। इज इट क्लियर। हमने 6 वर्ड्स पहले पढ़े थे, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, when adverb of time, where adverb of place, how often adverb of frequency, उसके बाद why adverb of reason और how much adverb of quantity हम इसे कंसिडर करेंगे, राइट। तो why का आंसर adverb of reason करते हैं, तो इसलिए हम why were the laws quickly passed, तो इसको हम क्या कहेंगे, adverb of adverb clause कहेंगे, adverbial clause भी इसे हम कह देंगे, राइट। अच्छा ये नेक्स्ट वन है नंबर 11। The resolution or the final outcome of the main dramatic complication in the literary work is called, ये है जी हमारे पास elements of the plot में से। The resolution or the final outcome of the main dramatic complication in a literary work is called, उसे क्या कहेंगे, exposition, climax, एक्सपोजिशन। सर अभी हमने ये डायग्राम भी डिस्कस की थी उसके अंदर। तो एक्सपोजिशन तो वो वाला पोर्शन होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैरेक्टर्स को, बैकग्राउंड को, सेटिंग को। तो यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखिए, द फाइनल आउटकम ऑफ द मेन ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन इन अ लिटरेरी वर्क, फाइनल आउटकम की बात की जा रही है, रेजोल्यूशन, यहाँ पर वो डिनोमे का वर्ड चूज़ करेंगे, डिनोमे। तो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स यानी एक्सपोजिशन यानी कि जहाँ पर बिगिनिंग हो रही है, फिर उसके बाद ही हम राइजिंग एक्शन की तरफ जाते हैं, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर एंटी क्लाइमैक्स आता है, तो फिर हम उसे डिनोमे यानी कि क्लोज टू रेजोल्यूशन आता है, तो वो डिनोमे का लफ्ज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट वन देखिएगा नंबर 12। आई वॉज सो हंग्री आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम बच्चों से कर सकते हैं कि बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है।